हेलो एवरीवन, दिस इज सौमित्र चौधरी। और जैसे कि रिसेंटली हम सभी को पता है 17 जनवरी में सिविल सर्विसेज के मेंस ख़त्म हुए हैं। और बिफोर दैट मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स आई हैव बीन इनटू दिस मतलब प्रिपरेशन एंड यूपीएससी प्रिपरेशन के फील्ड में एक्सपीरियंस है। एंड मतलब बाय फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ था सिविल सर्विसेज के। इसके ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा इफ़ यू गाइज वांट मेरा कैसा एक्सपीरियंस था सिविल सर्विसेज का, इंटरव्यू वगैरह कैसा होता है। करंटली आई एम सर्विंग इन आर्म फोर्सेस। ओके, एंड साइड बाई साइड सिविल सर्विसेज भी तैयारी मतलब चालू है, मेंस वगैरह भी रिसेंटली अपीयर हुआ हूँ, है ना। तो देखिए, जो आज के वीडियो का मेन मोटिव ये है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी, जो स्पेशली हम लोगों को आती थी, सभी लोगों को आती है कि स्टार्टिंग में जब यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, है ना। क्योंकि इंडिया में देखिए मेंटालिटी ऐसी है कि पीपल आर मच मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और इसमें भी आईएएस इट इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विस ऑफ अवर नेशन। तो 12th के बाद से ही लोगों के जिनके 80 85 90% के ऊपर आते हैं, एक जो टिपिकल इंडियन पेरेंट्स की जो मेंटालिटी रहती है, वो आईएएस की तरफ पुश करने लगते हैं, है ना। तो आज का मेन मोटिव ये है कि कंफ्यूजन रहता है। देखिए, एवरीवन इज़ नॉट वेरी मच वेल वर्स, सबके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज सारी चीज़ें नहीं रहती है। तो लोगों को पता नहीं रहता कोचिंग ज्वाइन करें नहीं करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या रहता है, क्या फ़ायदे रहते हैं क्या नहीं रहते, प्रिपरेशन कैसी होती है, कैसे एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। देखिए, फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई विल टेल यू कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 13 to 14 months ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन इज इनफ। हाँ, बट 13 to 14 months क्या रहता है, आपको 24 आवर्स उसी में मतलब 24 आवर्स आपका पूरा आप मतलब इसी में ही प्रिपरेशन में ही आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। आप साइड बाय साइड और कुछ नहीं करते। और हालांकि जैसे कि कई लोग रहते हैं जो 12th के बाद भी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, हाँ, तो 3 साल 4 साल जो आपका ग्रेजुएशन, आप कॉलेज के टाइम के साथ साथ आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बताना चाहूँगा, फिर मैं इसके बुक लिस्ट वगैरह के बारे में बताऊँगा कि मेन बुक लिस्ट एकदम एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या, एग्जैक्ट सोर्सेस आपको क्या रेफर करना है, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को बहुत अच्छे से एस कर सके। आंसर राइटिंग वगैरह के बारे में बताऊँगा, नोट्स वगैरह के बारे में बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि कोचिंग से क्या फ़ायदा मिलता है, कोचिंग हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम बात शुरू करते हैं कि देखिए, सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात शुरू करते हैं, है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट में सबसे पहले तो देखिए, एग्जाम का हमें नॉलेज नहीं रहता है, कि हमें पैटर्न नहीं पता रहता। हम जैसे कि मैक्सिमम जो टेक्निकल साइड के रहते हैं, क्योंकि 60 to 70% पीपल हु आर गेटिंग सेलेक्टेड इन दीज सर्विसेज आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो उनको नहीं पता रहता भाई हिस्ट्री क्या है, सिविक्स क्या है, जोग्राफी क्या है। तो इसी वजह से मेन जो इनका मतलब टारगेट रहता है कि कोचिंग कर लो, वो जो पढ़ाएंगे उसके साथ साथ जो बताते रहेंगे हम कर लेंगे। ठीक है, ये भी ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें इस मुद्दे पे आने के पहले कोचिंग हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए, तो थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। देखो, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो मेन प्रीलिम्स रहता है, 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पहला जो P1 रहता है वो 200 नंबर का रहता है, सेकंड रहता है सी सैट। प्रीलिम्स मतलब जो पेपर 1 जो रहता है वो एक्चुअल आपका मेंस मतलब मेन रहता है, उसी के हिसाब से आप मेंस के लिए क्वालिफाई करते हो। और बाकी जो सी सैट रहता है उसमें एप्टी रीजनिंग वगैरह रहती है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। आप सिलेबस देखेंगे, इसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये फिर और भी बहुत सारी इकोनॉमी एंड इस तरीके की चीज़ें वगैरह बहुत सारी आ जाती है। ठीक है, इसका एक वेल वर्स वगैरह पूरे तरीका रहता है प्रिपेयर करने का। सेकंड जो स्टेज रहता है मेंस, मेंस में मतलब इसमें आप मान के चलिए कि अगर मान के चलिए कि 700 800 सीट्स के आसपास अगर निकलती है, 700 to 800 सीट्स के आसपास निकलती है, तो ये लोग इंटू 15, जैसे इस बार मेंस में अप्रॉक्स 796 to 800 सीट्स है, तो इनने 10,500 बच्चों को बुलाया मेंस के लिए, है ना। इंटू 15 इंटू 13 14, वो यूपीएससी का डिस्क्रिप्शन है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब ये लोग मेंस देते हैं। मेंस क्या रहता है, 9 पेपर रहते हैं। ऐसे 250 नंबर का, 2 ऐसे लिखने रहते हैं 125 के। जीएस 1 2 3 4, फिर हिंदी इंग्लिश जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट, है ना। ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, और ऑप्शन पे भी हम कभी और बात करेंगे, नहीं तो फिर अगर इसमें बजाएंगे तो फिर टॉपिक से डिवीट होते हुए चले जाएंगे हम लोग। ओके, फिर इसके बाद यूपीएससी फॉर एग्जांपल 800 सीट्स है, तो 1:3 1:2.5, 2 से 2,500 बच्चों को अप्रॉक्स लोग बुलाएंगे किसमें, इंटरव्यू में। फिर इंटरव्यू 275 मार्क्स का, और जो 1750 मार्क्स का जो मेंस रहता है, उनका मिला के कंबाइंड मेरिट बनती है, और प्रेफरेंस के हिसाब से सर्विस एलोकेशन होता है।
यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो ये मतलब सिंपल प्रोसीजर। अब मैं आता हूँ मुद्दे पे कि कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहिए। इसलिए रीज़न बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, जिनको पता है, जो आप दिल्ली वगैरह जाते हो, है ना, मतलब एक लड़का है जो 20-21 ईयर्स का है, मतलब, और दिल्ली वगैरह गया। एक में तो देखो एम्बियंस नोट और पॉजिटिव तो मिलता है, पर वो देख रहा है कि मतलब वहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक पूरा जैसे एक हाफ सिटी बना हुआ है, जो वहाँ पे मुखर्जी नगर है, राजेंद्र नगर है। अब वो देख रहा है कि 27-28 साल का एक और लड़का उसके साथ प्रिपेयर कर रहा है, 5-6 बार से नहीं निकला, तो देखो पहले से एक नेगेटिविटी आने लगती है। ओके, एंड देखो कोचिंग, सीधी सी बात है, दिल्ली की कोचिंग वगैरह यार वो पैसा छापने बैठे हैं, है ना। आपको जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है आपको 6-7 महीने में पूरी तरीके से सिलेबस करवा दें वो लोग, तो वो वहाँ पे पैसा छापने बैठे हैं। आपको जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हिसाब से आपको करा देंगे, पर हाँ, मेन आपको एक गाइडेंस देख सकता है, पर मेन तैयारी आपको खुद को ही करनी है। और तैयारी कैसे करनी है भाई? एक रूम लो, आइसोलेटेड, अकेले में पढ़ाई करना है, किसी के कंपेयर मतलब किसी के साथ उसमें पंचायत में पढ़ना ही नहीं है, अकेले पढ़ाई करना है। ठीक है, और एक आध जो दो जो आपके बेस्ट फ्रेंड टाइप के जो बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे, उन्हीं के साथ कॉन्सोनेंस में आपको पढ़ाई करना है। और एक साल के मतलब प्रिपरेशन में अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, आंसर राइटिंग से ये निकाले जा सकते, मतलब एग्जाम इजीली मैनेजेबल है। ओके, अब देखो मैं आता हूँ कि इसमें मिनिमम मतलब रिसोर्सेस, बुक सोर्सेस वगैरह क्या क्या चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और जो मिनिमम इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं, इन्हीं सोर्सेस को 20-30 बार रिवाइज करना है, इसी के बेसिस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, आप एग्जाम को मतलब कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जितना सब्जेक्ट्स मेरे को याद आता जा रहा है, बाकी आपके जो टेलीग्राम चैनल वगैरह पे डिटेल बुक लिस्ट वगैरह बता दी जाएगी। सबसे पहला क्या है? लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, बाइबल है लक्ष्मीकांत में। आप समझ पा रहे होंगे कौन सी बुक है मेरे पास। देखो मैं आजू बाजू होती तो दिखाता, लक्ष्मीकांत इज नॉट है। ओके, कोई बात नहीं। लक्ष्मीकांत पॉलिटी, है ना, और सिर्फ 11th-12th की हमको एनसीईआरटी पढ़नी है। 11th-12th की एनसीईआरटी कोई जरूरत नहीं 6 से लेकर 10th की एनसीईआरटी पढ़नी फॉर पॉलिटी। ये हमने कर लिया अच्छे से, पॉलिटी हमारा कवर हो गया। सेकंड हम आ जाएंगे हिस्ट्री में। हिस्ट्री में देखो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमें सिर्फ एक बुक पढ़नी है, लकीली ये मेरे सामने है, ये एक चलती है राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम। दिस इज बाइबल फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। बस ये इसी को बार बार रिवाइज करो, इसी इसके अलावा और किसी में नहीं जाना है। कोई कुछ भी बोले बिपिन चंद्र वगैरह ये सब नहीं, दिस इज इट। ठीक है, इसको रिवाइज करना है, क्योंकि देखो रिसोर्सेस लिमिटेड क्यों रखने हैं, क्योंकि हम जितना ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, आखिरी का टाइम जो मेंस रहता है, मेंस में कैसा होता है पता है? सुबह 9 से 12 और शाम को 2 से 5, 6 घंटे पेपर लिखने पड़ते हो। उस ड्यूरेशन में लगातार पेपर, आप इतने सारे सोर्सेस पढ़ोगे तो रिवाइज कैसे करोगे? इनके कंसाइज 3 से 4 पन्ने के नोट्स वगैरह बने होने चाहिए, 3, 4, 5, 10 पन्ने जितने भी आपका हो, वो आखिरी में मैं बताऊंगा नोट्स कैसे बनाने, है ना। फिर आपको ये मॉडर्न हो गया। एंशियंट और मेडिवल के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज, 11th-12th की एनसीईआरटीज, फाइन आर्ट्स की 11th की बुक, बस दैट्स इट। और इसको सप्लीमेंट करने के लिए नितिन सिंघानिया के हैंड रिटन नोट्स आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा कहीं पे कुछ नहीं जाना। अब आ जाता हम ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखो एनसीईआरटीज बाइबल 6 से लेकर 12th तक की पूरी एनसीईआरटी आप लोग घोट जाइए, रट मारिए, मतलब 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? एक बुक आती है जीसी लियोंग वगैरह, ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह की, उसको बस आपको रेफर करना है। ठीक है, ये हो गया। फिर एनवायरमेंट की एक बुक चलती, बहुत फेमस बुक है, एक इंस्टीट्यूट आईएएस इंस्टीट्यूट की, शंकर आईएएस। अब देखो शंकर आईएएस आप करोगे, बहुत अच्छी बुक है, उसी से आपका एनवायरमेंट का जो स्टैटिक वाला पार्ट है बहुत इजीली कवर अप हो जाएगा। ठीक है, एथिक्स की एक बुक चलती है लेक्सिकन, दैट इज द बाइबल फॉर एथिक्स, है ना। हर एक मतलब पेपर में मैं आंसर राइटिंग वगैरह बताऊंगा कैसे करना है, प्रॉपरली आपको एक सैंपल भी दिखाऊंगा आंसर्स कैसे लिखने हैं, कैसे करके अप्रोच करना है आंसर्स वगैरह को, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ हम बुक रिसोर्सेस वगैरह की बात कर रहे हैं। ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह में अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी जो स्पेसिफिक वर्ल्ड हिस्ट्री की है, या फिर नितिन सांगवान सर जो आईएएस है उनके नोट्स, पतले से नोट्स है। और वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट मॉडर्न मतलब ये पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन आते हैं, इस बार जैसे आप लोगों ने देखा क्वेश्चन आए नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा कम ध्यान रखना है, पर थोड़ा सा हमें क्वालिफाइड तरीके से ध्यान रखना है। सोशियोलॉजी के लिए अपनी 11th-12th की एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं, बाकी ये सब पूरा करंट अफेयर्स से रिलेटेड, करंट में बताऊंगा कैसे करके लिंक करना है। फिर गवर्नेंस के लिए भी विजन का एक मटेरियल आता है, 40-45 पेजेस का आता है गवर्नेंस के लिए, वो पढ़ लेना, दैट इज द बेस्ट फॉर गवर्नेंस। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए देखिए हमारे जो नो एंड नॉलेज चैनल वगैरह पे, इस पे भी बहुत अच्छे पूरे कंपाइल्ड लेक्चर्स वगैरह है। नो एंड नॉलेज चैनल पे हम लोगों ने जो मतलब जो टॉपिक्स इजीली नहीं मिलते हैं, वो जैसे लेक्चर्स वगैरह बनाए, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो रेफर अशोक कुमार की एक आईपीएस की बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है इसमें।
ठीक है। फिर हो गया साइंस एंड टेक। देखो साइंस एंड टेक पूरा करंट ओरिएंटेड है ना। तो करंट ओरिएंटेड आपको क्या करना पड़ेगा, साइंस एंड टेक में विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल्स आते हैं, वो पढ़ लो और करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। मैं आखिरी में बताऊंगा करंट अफेयर्स आपको कैसे करना है। इकोनॉमी, इकोनॉमी द बाइबल इज रमेश सिंह। रमेश सिंह की बुक आती है, या फिर आप संजीव सिंह, जो भी आपको फिजिबल लगी है, हालांकि करंट ओरिएंटेड है, और 11th-12th की एनसीईआरटी। ठीक है। तो ये हमने यहां तक बात कर ली मेजर मेजर बुक सोर्सेस की। और कुछ छूट, हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन करंट ओरिएंटेड है, इसकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, ये आपको न्यूज़पेपर वगैरह से पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक जो चीज़ें वगैरह है, स्टैटिक चीज़ आप कहाँ से करेंगे, कोई भी यूट्यूब में एनी कहीं पे भी आपको स्टैटिक इंटरनेशनल रिलेशन के नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। मैंने मतलब आकाश सर वगैरह से भी बात की है, ही इज़ ऑल्सो वर्किंग टू प्रिपेयर इंटरनेशनल रिलेशंस, वो बहुत जल्दी आपको इसी चैनल में भी मिल जाएंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीएस। अब आता है सबसे मेन ऑप्शन सब्जेक्ट। ऑप्शन प्रेफरेबली ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जो कि आपको, जिसमें देखो आप सबसे पहले तो ये देखो आपका इंटरेस्ट किस में, आप उसको डेली 6 से 8 घंटे पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते, है ना। सेकंड, उसकी पॉपुलैरिटी देखो। मैं तो बोल रहा हूँ ऐसा ऑप्शन लो जो थोड़े कम लोग लेते हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, या अपना पॉलिटिकल साइंस, ये मैक्सिमम भीड़ इसी में ही रहती है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ज्योग्राफी लेके दे रहे हो, 4,000 बच्चे और दे रहे हैं, आप भी वही सोर्सेस पढ़ोगे जो वो बंदे लोग पढ़ेंगे। अब देखो सेम कॉमन सोर्सेस वगैरह हो जाएंगे, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या रहेगा, आंसर सेम सेम लिखोगे तो एवरेज नंबर मिलेंगे, एवरेज बिलो एवरेज नंबर मिलेंगे। अब उसमें आपको पढ़ने के साथ साथ आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ करना पड़ेगा। और आर्ट्स में आपको पता है कि 10 में से 5, 6, 6.5 नंबर से ज़्यादा, 60-70% से ज़्यादा कुछ नहीं मिलते। आई वुड प्रेफर अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड है तो मैथ्स में जहाँ पे आर्ट्स में लोग 300 तक स्कोर नहीं कर पाते, मैथ्स में पीपल स्कोर अराउंड 400, 413 इवन, मतलब मैंने खुद देखे 413, 370, 360 स्कोर आते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री जिसपे ऑब्जेक्टिविटी है, भाई मैथ्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सही है, तो पूरे पूरे नंबर देने ही पड़ेंगे, पूरे डेरिवेशन वगैरह आपने किया तो यहाँ पे नंबर कटने के स्कोप बहुत ही माइन्यूट रहते हैं। तो ऑप्शन बहुत ही सोच समझ के सेलेक्ट करना है, और ऐसा ऑप्शन लेना है जहां पे कंपटीशन का वो उससे भी मेजर आपका इंटरेस्ट कितना, और एक और फैक्टर क्या देखना, हमें जीएस के साथ ओवरलैप कितना आ रहा है। इन सारे फैक्टर्स के साथ आपको देखना हो। मोस्ट प्रेफरेबली आई वुड सजेस्ट कि जो आपको ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट वगैरह रहेगा उसी को ही ऑप्शन लीजिएगा आप लोग। ठीक है। अब फाइनल पार्ट पे आ जाते हैं इसके। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा जल्दी वाइंड अप करते हैं। फाइनल पार्ट पे इस पे आ जाते हैं हम लोग, किस पे, कि नोट्स कैसे बनाने हैं। अब देखो नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ खुद के एक ऐसे, हमेशा पहले जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पॉलिटी के नोट्स बना रहे हो, बाइबल के अपनी लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत को आपको बार 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 पढ़ना है। अब कोई सी ऐसी चीज है, अगर आपको करंट को लिंक करना है इससे, करंट को आप कैसे लिंक करोगे इससे, कि मान लो मैंने पॉलिटी में पढ़ा आर्टिकल 262 के अराउंड, मतलब कुछ भी चीजें वगैरह पढ़ी, इंटरस्टेट रिलेशन वगैरह मैंने पढ़ा। ठीक है। अब इंटरस्टेट रिलेशन के बारे में मैंने पूरा पढ़ लिया कि भाई स्टेट मतलब किसका चेयरमैन कौन रहता है, प्राइम मिनिस्टर रहता है, कैसे कोऑर्डिनेट, कौन कौन से काउंसिल से रहते हैं, सब पढ़ लिया। अब मैं मेरे नोट्स में ये बना रखा है। अब मैं हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, अब हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मैंने इंटरस्टेट काउंसिल से कुछ भी अगर रिसेंट चीज देखी, अगर कुछ भी नया अमेंडमेंट देखा, कुछ भी इंपॉर्टेंस देखा, तो अब मैं उसको क्या करूँगा, स्पेस जो मैंने छोड़ के रखा है, जो नोट्स बना रहा हूँ स्टैटिक, उसके साथ साथ मैं ऐड ऑन करते चला जाऊंगा। तो मेरे एक हॉलिस्टिक क्या बनता जाएगा, करंट और स्टैटिक का पूरा एक, मेरा पूरा एक हॉलिस्टिक नोट्स वगैरह प्रिपेयर होता जाएगा। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ एक कोई सी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के मैगजीन्स, फॉर एग्जांपल मैं जो रेफर करता था विजन आईएएस, विजन आईएएस 2-3 सोर्सेस से करंट अफेयर्स मत पढ़ना। हाँ, जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं उनको सिर्फ हिंदू का एडिटोरियल और विजन का मंथली मतलब करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है। और जो 12th के बाद प्रिपरेशन वगैरह शुरू कर रहे हैं तो उनको तो बेस्ट सिर्फ और सिर्फ, अभी उनको नहीं विजन नहीं पकड़ना, उनको सिर्फ लास्ट 1 ईयर में विजन पकड़ना है। उनको अभी क्या करना है, सिर्फ हिंदू उठाना है, एनालिसिस डेवलप करना है कि आप आंसर राइटिंग वगैरह कर सकते हो। ओके। तो एनालिसिस डेवलप करेंगे कैसे करके, जो मेजर हिंदू के एडिटोरियल्स आते हैं तो उससे आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। और आखिरी के एक साल आपको ये जो भी मेन चीज़ें वगैरह रहती है विजन वगैरह को, उसको कंपेयर करते जाना। आंसर्स राइटिंग के ऊपर अगर आप लोग चाहते हैं, अगर हम लोग को लगता है कि तो मैसेजेस वगैरह आते हैं टेलीग्राम वगैरह ग्रुप वगैरह पे ऐसे, तो एक स्पेशल सेशन वगैरह बनाएंगे आंसर राइटिंग के ऊपर। एमपीपीएससी के ऊपर भी स्पेशल बनाएंगे। वी ऑल्सो हैव सम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं हमारे साथ जो मतलब वॉलंटियर करने को तैयार हैं, तो उनके सैम्पल आंसर कॉपीज़ वगैरह भी आपको दिखाए जाएंगे। और साथ ही साथ यूपीएससी का तो खैर मतलब लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो बता देंगे, सैम्पल आंसर्स दिखाएंगे, आप फिर मतलब आपको प्रॉपर तरीके से बता देंगे, गाइड कर देंगे आंसर्स राइटिंग के लिए। सो दैट्स इट। तो ये था बेसिक यूपीएससी का एक मोटा मोटा स्ट्रैटेजी, जो जो बुक्स वगैरह रेफर करना। और भी अगर बाई चांस कुछ, हालांकि मैंने
ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी। अगर कुछ मिस हो जाता है, कुछ बुक लिस्ट वगैरह, कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह में, तो क्या करना है उसको आपको बता दूंगा। मतलब टेलीग्राम के चैनल वगैरह में आपको वो मटेरियल वगैरह अवेलेबल करा दिया जाएगा, है ना। हाँ, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, एसए का। एसए में जो आपका जीएस का नॉलेज है, जनरल स्टडीज़ का नॉलेज, उसी को पूरे तरीके से प्रोजेक्ट करके, थोड़ा रिफर्बिश करके आपको एसए में लिंकर्स के साथ, प्रॉपर लिंक के साथ लिखना है, कोड्स वगैरह यूज़ करके। एसए के ऊपर भी एक सेपरेट लेसन बनेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।